अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपना जो है वो सेल टैक्स का चैप्टर जो है उसको डिस्कस कर रहे थे और अभी तक हमने काफ़ी डेफिनेशंस जो हैं वो सेल टैक्स एक्ट की वो डिस्कस कर ली हैं। आज जो हम डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं ये डेफिनेशन है टैक्सेबल सप्लाई की। हमने सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ ली। अब हम बात कर रहे हैं टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, वो सप्लाई जो टैक्सेबल होगी उसकी बात करने जा रहे हैं। तो टैक्सेबल सप्लाई मीन्स अ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स मेड बाय एन इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर इंक्लूडिंग डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ठीक है, अदर देन एग्जाम्प्ट सप्लाई अंडर सेक्शन 13। हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि टैक्सेबल गुड्स कौन सी हैं जो अंडर सेक्शन 13 के अलावा जो एग्जाम्प्ट गुड्स हैं उनके अलावा जितनी भी हैं वो टैक्सेबल गुड्स होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई जो कि टैक्सेबल गुड्स की होती है, जो कि कर रहा होता है कोई भी इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, सॉरी होलसेलर, जिसके अंदर डीलर भी इंक्लूड होते हैं, ये भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर, ठीक है, अदर देन एग्जाम्प्ट सप्लाई एंड इंक्लूड्स जीरो रेटेड सप्लाई, यानी कि जो एक्सपोर्ट के ऊपर हमने ये पढ़ा कि ज़ीरो रेट लगता है सेल टैक्स का, वो भी टैक्सेबल सप्लाई ही है। ठीक है, सप्लाई की बात करते हैं तो हमने कहा कुछ सप्लाईज जो हैं वो एग्जाम्प्ट हैं, जैसे कि ये हमने कहा एग्जाम्प्ट सप्लाई। ठीक है, ये एग्जाम्प्ट सेल होती है। अच्छा, कुछ सप्लाई जो है वो टैक्सेबल है। टैक्सेबल भी दो तरह की है, एक वो है जिसके ऊपर 0% लग रहा है, एक वो है जिसके ऊपर 18% है। अच्छा, 18% वाली हमने पहले भी डिस्कस किया, दो तरह की हो सकती है। अगर तो रजिस्टर्ड पर्सन को आपने की है फिर तो 18% ही है। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने की है तो 18% प्लस 3% एडिशनल सेल टैक्स भी आप उस पर लगाओगे। तो ये हमारे पास थी टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एग्जाम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन। एग्जाम्प्ट सप्लाई मीन्स अ सप्लाई विच इज़ एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 13। अच्छा, उसके बाद ज़ीरो रेटेड सप्लाई की कौन सी होती है? मीन्स टैक्सेबल सप्लाई विच इज़ चार्ज टू टैक्स एट रेट ऑफ 0%। सिंपल सी डेफिनेशन। अच्छा, अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, कब समझा जाएगा कि आपने सप्लाई कर दी, इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा, इसकी डेफिनेशन अगर हम समझना चाहें तो टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब ये है कि अगर ये पॉइंट है, सप्लाई हो रही है गुड्स की, तो उस सूरत में टाइम ऑफ सप्लाई कब समझा जाएगा? द टाइम एट विच द गुड्स आर डिलीवर्ड या मेड अवेलेबल टू रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, ठीक है, जिसने रिसीव करनी है सप्लाई। हमने कहा अगर सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करें तो आप देखोगे कि कौन सा टाइम पहले है। अर्लियर देखोगे दो चीज़ों में, एक या तो आपने डिलीवर कर दी हो गुड्स या आपने उसको दस्तयाब कर दी हो गुड्स के तुम ले सकते। तो जोन सा इसमें से पहले टाइम होगा उस टाइम समझा जाएगा कि वो गुड्स जो हैं वो सप्लाई हो चुकी। फॉर एग्जांपल, आप किसी दुकान पे गए और आपने उससे जो है वो 3 kg ऑयल, कुकिंग ऑयल ख़रीदा। अब ये 3 kg ऑयल, कुकिंग ऑयल जो आपने ख़रीदा है, इसकी सप्लाई का टाइम क्या है? तो इसकी सप्लाई का टाइम देखा जाएगा कि हो सकता है कि वो आपको पैसे लेके उसी टाइम जो है वो डिलीवर कर दे गुड, आपके हाथ में वो 3 kg ऑयल का पैकेट पकड़ा दे। इसका मतलब है कि वो जिस टाइम उसने आपको वो डिलीवर की चीज़, वो उसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। या वो आपको कि ले लो, आपको नहीं भाई, ये तुम अपने पास ही रखो, मैं कुछ और सामान लेने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं तुमसे ले लूँगा 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद। तो जब उसने आपको ये कहा ना कि ये चीज़ ले लो, इसका मतलब है कि उसने आपको सप्लाई के लिए कह दिया, वो दस्तयाब थी, आप उसको ले सकते थे, वो डिलीवर हो सकती थी, लेकिन आपने खुद उसको नहीं डिलीवर करवाया। तो जब उसने ये आपको बात की उसी टाइम समझा जाएगा कि सप्लाई हो गई है, ना कि उस टाइम जब 2 दिन बाद आप आके उठाओगे। तो इनमें से जोन सा टाइम अर्लियर होगा वो उसका टाइम ऑफ सप्लाई समझा जाएगा। अ सप्लाई ऑफ गुड अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट, ठीक है, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो, इंस्टॉलमेंट के ऊपर अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो किस्तों के ऊपर, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या समझा जाएगा? द टाइम एट विच द एग्रीमेंट इज इंटर्ड इन टू,
ठीक है, जब आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया ना कि ये किस्तों के ऊपर मैं चीज़ आपसे लेना चाहता हूँ, तो जब वो एग्रीमेंट हुआ उसी टाइम समझा जाएगा कि वो चीज़ आपको सप्लाई हो गई है या आपने सप्लाई कर दी है। सर्विसेज, सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम एट विच द सर्विसेज आर रेंडर्ड और प्रोवाइडेड, यानी कि सर्विसेज जब रेंडर हो जाएं या प्रोवाइड कर दी जाएं तो वो उसका टाइम ऑफ सप्लाई समझा जाएगा। ठीक है, अब ज़रा इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। पॉइंट ए जिसमें हमने कहा कि मेड अवेलेबल या डिलीवरी, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। इन ऑल ऑफ द एग्जांपल्स बिलो द टिक रिप्रेजेंट द टाइम ऑफ सप्लाई। जहाँ पे टिक होगा उसका मतलब है कि टाइम ऑफ सप्लाई वो है। एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, जनवरी में आपने कैश रिसीव कर लिया और फरवरी में गुड्स आपने डिलीवर की, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? फरवरी, यहाँ पे टिक है। जब आप पैसे लेते हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने सप्लाई ऑफ गुड्स कर दी। सप्लाई ऑफ गुड कब होगी? जब आपने डिलीवर कर दी या आपने अवेलेबल उसको कर दी, चाहे डिलीवरी नहीं हुई। एग्जाम्पल नंबर 2, अप्रैल में आपने गुड्स डिलीवर की और कैश रिसीव किया मई के अंदर, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? अप्रैल। चाहे आपको पैसे जो हैं वो बाद में मिलें, अगले महीने मिलें, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? जब आपने गुड्स, तो इससे हमें ये बात पता चली कि पैसों का मिलना या ना मिलना ये टाइम ऑफ सप्लाई को डिटरमिन नहीं करता। चीज़ों का देना या डिलीवर करना ये टाइम ऑफ सप्लाई को अफेक्ट कर रहा होता है, या उसका दस्तयाब करना ये टाइम ऑफ जो है सप्लाई उसको कर रहा होता है डिटरमिन। एग्जाम्पल नंबर 3, मार्च के अंदर आपने गुड्स जो हैं वो अवेलेबल कर दी कि भाई आप ले सकते हो, अवेलेबल कर दी, और अप्रैल के अंदर गुड्स डिलीवर हुई और मई के अंदर उसकी पेमेंट आई, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? मार्च, जब आपने गुड्स को उसको अवेलेबल कर दिया। अवेलेबल करने पे ही वो उसकी टाइम ऑफ सप्लाई बन गई। अच्छा, उसके बाद लास्ट एग्जांपल है कि आपने कैश रिसीव कर लिया मार्च में, गुड्स कब अवेलेबल हुई? अप्रैल में, और डिलीवर कब हुई? मई में। तो इसका जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? अप्रैल। अच्छा, उसके बाद सॉरी, इफ़ एनी पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड, समटाइम क्या होता है कि आपको पूरी पेमेंट नहीं मिलती, हाफ पेमेंट मिल जाती है। ठीक है, इफ़ एनी पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड ए फॉर अ सप्लाई इन अ टैक्स पीरियड, इट शैल बी अकाउंटेड फॉर इन रिटर्न फॉर टैक्स पीरियड। अच्छा, समटाइम क्या होता है कि आपको हो सकता है आपने डिलीवर कर दी हो चीज़ें लेकिन उसकी पार्ट पेमेंट मिल गई हो, ठीक है, तो स्टिल आप उसको ऐसे ही करोगे कि भाई वो रिटर्न के अंदर आप सप्लाई के तौर पे ही ट्रीट करोगे क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई उसका हो चुका था। In respect of exempt supplies, it shall be accounted for in return for tax period during which the exemption is withdrawn from such supply। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि गवर्नमेंट ने से के कह दिया जनवरी के महीने तक तो वो एग्जाम्प्ट थी, फेब के अंदर ना उनसे एग्जाम्पशन उतर गई फेब के महीने में। ठीक है, तो अगर कोई एग्जाम्प्ट सप्लाईज हैं उनको हम अकाउंट करेंगे अपनी रिटर्न के अंदर ड्यूरिंग द पीरियड विच एग्जाम्पशन इज विदड्रॉन फ्रॉम सच सप्लाई। तो फेब के अंदर जब एग्जाम्पशन ख़त्म हो गई तो आप उसको उस टाइम सप्लाई के तौर पे लेना शुरू कर दोगे। एक क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है? अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन के साथ ना ये सीखेंगे कि कैसे हमने कोई भी सेल टैक्स का जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन के अंदर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने कंप्यूट करना है सेल टैक्स पेएबल, समटाइम हो सकता है रिफंडेबल भी आ रहा हो। ठीक है, जैसे आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हो सकता है रिफंडेबल भी आ रहा हो। तो आपने कंप्यूट करना है सेल टैक्स जो आपने गवर्नमेंट को पे करना है या रिफंडेबल है गवर्नमेंट से लेना है। फिर आपकी बी रिक्वायरमेंट है इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी कैरीड फॉरवर्ड इफ़ एनी। अच्छा, ये क्या होता है? ये भी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन मैं ये क्वेश्चन आपको पहले करवा रहा हूँ ताकि जब आप क्वेश्चन करके सीखोगे तो जब पढ़ेंगे तो चीज़ें आसान लगेंगी। तो हमारी ये दो रिक्वायरमेंट है, एक हमने सेल टैक्स पेएबल कैलकुलेट करना है या रिफंडेबल जो भी होगा, और दूसरा हमने देखना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि जो आपने खरीदते हुए अगर कोई इनपुट टैक्स पे किया हुआ है यानी सेल टैक्स पे किया हुआ है जब आपने परचेज की थी, वो अगर ज़्यादा आपने पे कर दिया और बेचते हुए आपने कम सेल टैक्स रिकवर किया है तो इसका मतलब ये है कि उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं होना चाहिए, आप तो पहले ज़्यादा पे कर चुके हैं, तो वो क्या हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो वो भी हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन का जो डाटा है ना हमारे पास
उसको हम देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डाटा में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, क्वेश्चन के डाटा के मुताबिक हमारे पास जो है वो टैक्सेबल सेल्स जो है वो है दो बंदों को, रजिस्टर्ड कस्टमर को भी और अनरजिस्टर्ड कस्टमर। अब ये क्या है हमारे पास? सेल्स, टैक्सेबल सेल। ये किसको है? रजिस्टर्ड कस्टमर को। कितने की? 900 की। ठीक है, तो हमारे पास 900 की जो है वो रजिस्टर्ड कस्टमर को हमने सेल की है। अनरजिस्टर्ड कस्टमर को हमने कितने की सेल की है? 800 की। ठीक है, फिर हमने कुछ चीज़ें पाकिस्तान से बाहर भी सेल की हैं, यानी एक्सपोर्ट की हैं, वो कितने की हैं? 500 की। फिर हमने कुछ एग्जाम्प्ट सेल्स भी की हैं, वो कितनी हैं? 300 की। अच्छा, फिर हमारी यहाँ से चीज़ आ जाती है परचेजेस के ऊपर। हमने परचेज की हैं रजिस्टर्ड पर्सन से 4000 की और अनरजिस्टर्ड पर्सन से 1000। तो हमारे पास ये वाला जो डाटा है ये परचेज का है, यानी कि ये इनपुट का है, और ये वाला जो डाटा है ये हमारी सेल का है, यानी कि आउटपुट का है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो भी बंदा था इसका नाम मिस्टर जेड था, इसने हमें जनवरी का ये सारा डाटा दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें मजीद इन्फॉर्मेशन भी दी है क्वेश्चन के अंदर कि सेल टैक्स जो है वो पेबल है एट द रेट ऑफ 18%। अच्छा, कुछ अर्सा पहले ये 17% भी था, तो ये 17, 18, 16 भी रहा है, तो इस तरीके से ये चेंज होता रहता है। अच्छा, अब हमने कहा कि ऑल दी अबव फिगर्स वेयर एप्लीकेबल आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स। मतलब ये ऊपर वाली जो फिगर्स है ना ये एक्सक्लूसिव हैं, सेल टैक्स के बगैर फिगर्स दी हुई हैं उन्होंने हमें। सेल टैक्स 18% इनके ऊपर लगना है, जहाँ पे लगना है। ठीक है, क्योंकि कुछ एग्जाम्प्ट सेल्स भी हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। तो ये एक मेरे पास खाली स्लाइड है, इस स्लाइड के ऊपर जो है हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो जैसे हम इनकम टैक्स का क्वेश्चन करते थे, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे कि मिस्टर एक्स है, इसकी जो है ना वो सेल टैक्स जो है वो आप कह लो कि वो निकालनी है। सेल टैक्स की जो है वो हमने लाइबिलिटी निकालनी है, और मंथ है यहाँ पे, या टैक्स पीरियड है, मंथ है जनवरी का, या टैक्स पीरियड भी लिख सकते हो जनवरी, अभी टैक्स ईयर जो भी हो। ये हमने हेडिंग दे ली। अच्छा, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है ना तो बच्चों ये आपका मेन फेस है आपके आंसर का। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे इनकम टैक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए डिफरेंट हेड ऑफ इनकम्स नहीं लिखते थे जो मेन के ऊपर, हम उनकी वर्किंग किसी अगले पेज के ऊपर कर रहे होते हैं। तो ये हमारा मेन पेज है, हमने यहाँ पे हेडिंग दे ली। अब हम इसको छोड़ के अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाते हैं और हम स्टार्ट करेंगे वर्किंग वन से। ठीक है, हमेशा आप ऐसे ही स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो हमने वर्किंग वन जो करनी होती है ना, वो वर्किंग वन हमेशा हम करेंगे इनपुट टैक्स से। इनपुट टैक्स का आपको पता है कि ये परचेजेस के ऊपर होता है। तो आपने इनपुट टैक्स की वर्किंग करनी है कि हमने जो परचेजेस की हैं, परचेजेस, ठीक है, जो परचेजेस हैं किससे? रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन से परचेजेस की हैं तो जाहिर सी बात है हमने उसके ऊपर सेल टैक्स भी दिया होगा। इस केस के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन से हमारी जो परचेजेस हैं, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, वो हैं 4000 की, और अनरजिस्टर्ड वाले से 1000 की। तो रजिस्टर्ड पर्सन से हमने 4000 की परचेजेस की, जिसके ऊपर 18% हमने सेल टैक्स दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो सेल टैक्स आ रहा है, यानी कि हमारा जो इनपुट टैक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है रजिस्टर्ड पर्सन वाले से? 730 रुपये का। अच्छा, फिर हमारी जो परचेजेस हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो इससे हमने 1000 की है। ठीक है, 1000 की इससे हमने परचेज किया, लेकिन इसको हमने कोई सेल टैक्स पे नहीं किया होगा क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन था, इससे हमें कोई इनपुट नहीं मिल रहा होगा। तो हमारा जो टोटल इनपुट टैक्स है जो हमने परचेजेस के ऊपर पे किया हुआ है वो है 720 रुपये का। तो ये हमारी पहली वर्किंग होगी। दूसरी वर्किंग हम किया करेंगे जिस वर्किंग को हम कहते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट। इनपुट टैक्स की अपोर्शनमेंट। अच्छा, इसको करने का आपने तरीका समझना है। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें ना,
तो ये हमने 5,000 की परचेजेस की। इन 5,000 की परचेजेस से हमने डिफरेंट लोगों को सेल की, यानी कि हमने टैक्सेबल सेल भी की जो 900 की थी रजिस्टर्ड कस्टमर को, और 800 की थी अनरजिस्टर्ड कस्टमर को। फिर हमने इसी चीज़ों से, ये जो 5,000 की चीज़ें खरीदी थी, इससे एक्सपोर्ट सेल भी की और एग्जेम्प्ट सेल भी की। तो अब हमें ये इसको अपोर्शन करना है कि ये जो 720 रुपये का हमारा इनपुट टैक्स है, इसको हमने कैसे अपोर्शन करना है अपनी सेल के ऊपर। ठीक है, ये हमारा मेन काम है। देखिए, हम कहते हैं कि हमारे पास जो इनपुट है ना, वो टोटल कितना आ रहा है, 720 का। ये वाला हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, उसके बाद हम ये करेंगे कि हमने जो है ना हमारी सेल, उसको लिखना है। यहाँ पे हमने आउटपुट नहीं लिखना, यहाँ पे इनपुट लिखा है, जो हमने परचेजेस के ऊपर टैक्स दिया है वो लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमने आउटपुट टैक्स नहीं लिखना, यहाँ पे हम सेल लिख रहे हैं। हम ये करने जा रहे हैं कि जो हमारा इनपुट टैक्स है, उसको पोर्शन करने जा रहे हैं डिफरेंट किस्म की सेल्स के ऊपर। तो हम बेसिकली जो सेल कर रहे थे ना, वो 3 तरह की सेल कर रहे थे। एक हम कर रहे थे टैक्सेबल सेल, ठीक है। और टैक्सेबल सेल जो होती है, वो आपको पता है कि उसमें रजिस्टर्ड पर्सन को चाहे आप करो या अनरजिस्टर्ड पर्सन को करो, आपकी जो टैक्सेबल सेल होती है उसको टैक्सेबल सेल ही कहते हैं। वो रजिस्टर्ड पर्सन को भी हो सकती है और अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी हो सकती है। फिर हमने ज़ीरो रेटेड जो है वो भी सेल की है, यानी एक्सपोर्ट की है, और फिर हमने एग्जाम्प्ट सेल भी की है। तो 3 तरह के हमने सेल की है। अब अगर हम बात करें कि हमने जो टैक्सेबल सेल की है, ये देखें, हमारी जो टैक्सेबल सेल है वो 2 लोगों को है, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। अगर हम टोटल देखें तो हमारी जो टैक्सेबल सेल है वो बनती है इन दोनों को मिला के 900 प्लस 800। ठीक है, तो टैक्सेबल सेल कितनी है, 900 प्लस 800, तो ये कितनी बन गई, 1700 की हमारी टैक्सेबल सेल होगी। फिर हम आते हैं क्वेश्चन पे, तो हमारी जो एक्सपोर्ट सेल है, यानी कि ये जो ज़ीरो रेटेड सेल है, ये है 500 की, और एग्जाम्प्ट सेल है 300 की। तो हमने सारी सेल ही लिख ली, यानी कि हमने टैक्सेबल सेल जो रजिस्टर्ड पर्सन को की और जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को की वो मिला के, ज़ीरो रेटेड और एग्जाम्प्ट, ये सारी ही हमने अपने पास यहाँ पे लिख ली। तो टोटल हमने जो सेल की है वो की है इतनी, 2500 की। अच्छा, इस 2500 की सेल करने के लिए हमने परचेजेस की, ठीक है। वो परचेजेस हमने 5,000 की थी, लेकिन ये जो परचेजेस के ऊपर हमने जो इनपुट टैक्स दिया था वो हमने दिया 720 रुपये का। अब हम इस 720 रुपये के टैक्स को अपोर्शन करने जा रहे हैं कि इस 720 रुपये के इनपुट टैक्स के अगेंस्ट हमने कितनी सेल की टैक्सेबल, कितनी सेल की ज़ीरो रेटेड, और कितनी सेल की एग्जेम्प्ट। हम करेंगे क्या, हम इसको डिवाइड करेंगे इस पे और मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे इस पे से, कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1700, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल सेल, टैक्सेबल सेल डिवाइडेड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाई बाय 720। तो मेरे पास आ गया 490। ये इस 720 में से 490 वो इनपुट टैक्स है जो ये मेरी टैक्सेबल सेल के अगेंस्ट मैंने परचेजेस किए होंगे। ये हमने एक अपॉर्चनमेंट की बेसिस बना ली। हमने क्या किया, बेसिकली हमने टैक्सेबल सेल को उठाया, तो डिवाइड किया टोटल के साथ, ठीक है, और फिर हमने क्या किया कि टोटल सेल के साथ डिवाइड करके एक परसेंटेज निकाल ली कि टोटल सेल का कितने परसेंट ये 1700 बन रहा है, यानी टैक्सेबल सेल जो है वो टोटल सेल के कितने परसेंट बन रहा है, उसी को मल्टीप्लाई कर दिया हमने टोटल इनपुट के साथ, तो हमारे पास ये फिगर आ गई। फिर हम क्या करेंगे, 500 डिवाइडेड बाय 2500, ये हमारे पास परसेंटेज आ गई, मल्टीप्लाई कर देंगे 720 के साथ, तो हमारे पास आ गया कि हमने ज़ीरो रेटेड गुड्स जो हैं उनके ऊपर 144 का इनपुट पे किया हुआ है। फिर एग्जाम्प्ट की बात कर लें तो 300 डिवाइडेड बाई 2500 मल्टीप्लाई बाय 720, तो हमारे पास ये आ गया 86। इन सब का अगर मैं सम करूँगा तो 720 ही बनेगा। ये हमने दो वर्किंग्स कर ली, ठीक है। ये दो वर्किंग्स करने के बाद अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन के, ठीक है। अब हमने ये दो वर्किंग करने के बाद जो है
वो हम अपना क्वेश्चन जो फेस है उसका उससे बात स्टार्ट करेंगे। हमने कहा था थोड़ा बहुत हमने सीखा हुआ है कि किस तरीके से सेल टैक्स रिटर्न जो है वो जमा होती है। सेल टैक्स रिटर्न में हम सबसे पहले लिखते हैं आउटपुट, ठीक है, यानी कि जब हमने चीज़ें बेची तो उसके ऊपर हमने कितना सेल टैक्स लिया। आउटपुट टैक्स की बात कर लेते हैं। हमने सेल की जिसके ऊपर टैक्स लगा वो सेल थी 900 प्लस 800। ये 900 प्लस 800 कहाँ से आया है? ये 900 प्लस 800 ये वाला है। हमने टैक्सेबल सेल की जिसके ऊपर हमने सेल टैक्स लगाया वो बेसिकली यही है ना, 900 प्लस 800। ये रजिस्टर्ड पर्सन है, हमने 18% के हिसाब से सेल टैक्स लगाया होगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर 18% प्लस 3% एडिशनल लगाया होगा, ठीक है। तो ये 900 प्लस 800 ये हमारी जो है वो सॉरी ये हमारी जो है वो आउटपुट आ गया। ये कितना बन गया, सॉरी ये हमारी सेल होगी 900 प्लस 1800 यानी 1700 की हमने सेल की है, जैसे यहाँ पे भी लिखा है। इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 18% से, तो हमने जो इसके ऊपर आउटपुट है वो हमारा है 306 का। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि सर जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को हमने सेल की है इसके ऊपर तो सिर्फ 18% नहीं लगना, आपने तो इन दोनों को मिला के 18% लगा दिए। इसके ऊपर जो एडिशनल टैक्स लगना है वो भी आगे चल के हम इंकॉर्पोरेट करेंगे। तो आउटपुट टैक्स जो है वो हमने ले लिया। अच्छा, आपके माइंड में हो सकता है कुछ और भी क्वेश्चन आ रहे हों, ठीक है, कि हमने ज़ीरो रेटेड गुड्स यहाँ पे क्यों नहीं लिखी और बाकी चीज़ें क्यों नहीं लिखी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपके सवालों के जवाब आ जाएंगे। जो एग्जाम्ड हैं उनके ऊपर तो वैसे ही नहीं लगता, ठीक है। बाकी हमने सिंपली पहले क्या किया, हमने आउटपुट लिए जो हमने टैक्सेबल सप्लाईज की हुई हैं, ठीक है, ये वाली टैक्सेबल सप्लाई, ये हमने टोटल सप्लाई निकाल ली 1700 की थी, उसके ऊपर 18% के हिसाब से हमने ये लिख लिया अमाउंट के 306 की हमने आउटपुट की हुई है। हमने आउटपुट लिया है यानी कि 306 रुपये की हमने टैक्स जो है वो वसूल कर लिया होगा जिस कस्टमर को हमने चीज़ें बेची हैं। चीज़ें कितने की बेची हैं? 1700 की। उसके ऊपर 18% का टैक्स लगा के 306 रुपये का। अब ये हमारे पास आउटपुट आ गया। इसमें से हमने लेस करना है इनपुट, ठीक है, इनपुट लेस करना है। अच्छा, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी। इनपुट जब आप लिखते हो ना तो इनपुट का मतलब ये है कि आउटपुट में से आप वो टैक्स लेस करने जा रहे हो जब आपने चीज़ें खरीदी तो आपने कितना सेल टैक्स पे किया। आउटपुट क्या है? आउटपुट टैक्स का मतलब ये है कि जब आपने बेची तो आपने कंज्यूमर से कितना सेल टैक्स लिया। जैसे एक शॉपकीपर है, उसने आपको बिस्किट बेचा तो उसने आपसे जितना टैक्स लिया ये उसके लिए आउटपुट टैक्स है। और उसने जब वो बिस्किट खरीदा था उस टाइम जो उसने जितना टैक्स पे किया था वो उसके लिए इनपुट है। तो आपने क्या किया? आउटपुट माइनस इनपुट। अब जो इनपुट है इसका मतलब ये है कि आपने जितना परचेजेस के ऊपर टैक्स दिया हुआ है वो आपका इनपुट है। अब इसमें से 306 में से मैंने अपना इनपुट लेस करना है तो बाकी जो बचेगा वो मैंने गवर्नमेंट को पे करना है। अब गवर्नमेंट कहती है कि जो आपने इनपुट लेना है ना ये आपने लोअर लेना है, ठीक है, लोअर ऑफ एक्चुअल, एक्चुअल और 90% ऑफ आउटपुट। इन दोनों में से लोअर वैल्यू जो है उसको आप इनपुट के तौर पे ले सकते हो। अगर तो एक्चुअल ही आपका इनपुट कम है तो वो आप इधर से लेस कर लोगे, या अगर एक्चुअल आपका आउटपुट के 90% से ज़्यादा है तो फिर आपने आउटपुट का 90% जो है वो इसमें से लेस करना है। एक्चुअल हमने देखा कि हमने जो है वो कितना पे किया हुआ है। तो ये जो टैक्सेबल सप्लाई है 1700 की, इसके ऊपर हमने ये वर्किंग टू जो की थी, ये वर्किंग टू में तो ये 490 रुपये का जो था वो एक्चुअल इसके ऊपर हमने जो है वो किया हुआ था इनपुट टैक्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 490 एक्चुअल है और 90% जो है 306 का 90% जो है वो कितना बनता है? तो 306 का 90% जो है वो बन जाता है 275, ठीक है। इन दोनों में से इसमें से और इसमें से लोअर वैल्यू कौन सी है? 275। तो ये इसमें से हमने लेस करनी है। इसका मतलब ये है कि ये 31 रुपये जो हैं ये आपका वो टैक्स है जो आपने गवर्नमेंट को जमा कर। ये तो वो हो गया जो आपने टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर अवाम से ले लिया है और आप गवर्नमेंट को जमा करवाना है अपने वाला जो आपने टैक्स पे कर चुके हैं उसको लेस करने के बाद। अच्छा, अब ज़रा इसको समझिएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगेन डिस्कस करते हैं। हम ना इस सिनेरियो में ये कह रहे हैं कि हमने ना
900 का रजिस्टर्ड पर्सन को सेल की थी टैक्सेबल, और 800 की अनरजिस्टर्ड पर्सन को, टोटल हमने 1700 की सेल की थी। इसके ऊपर हमने 1700 रुपये ये अवाम से लिए जिनको हम ये चीज़ें बेची थी, ये पैसे लिए, प्लस हमने 18% उनसे सेल टैक्स लिया जो कि बनता है 306 रुपये। तो हमने जब ये चीज़ें बेची तो हमने 1700 प्लस 306 अपने कंज्यूमर से ले लिए। ये 306 हमने अपने लिए नहीं लिए थे, ये हमने गवर्नमेंट के ब्याह पे लिए थे सेल टैक्स की सूरत में, ये हमारा आउटपुट था। अब हमने कहा कि भाई ये जो 1700 की सेल थी ना, जो हमने पब्लिक को 1700 की है या जनरल कंज्यूमर को 1700 की है, इसकी हमने वर्किंग की है कि हमने टोटल इनपुट दिया हुआ है 720 का, उस हिसाब से हमने 490 का इसके ऊपर जो है वो इनपुट टैक्स पहले ही पे किया हुआ है। तो हमें इसमें से 306 में से अगर ये 490 लेस करने की इजाज़त दे दी जाती तो हम तो कुछ भी गवर्नमेंट को जमा ना करवाते। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आप सारे का सारा एक्चुअल ना लो, आप एक कंपैरिजन कर लो कि लोअर ऑफ एक्चुअल या 90% ऑफ आउटपुट निकालो, जो लोअर होगा वो ले लेना। सो हमने 275 पे जो है वो लोअर वाली वैल्यू ले ली। अब आपके माइंड में होगा कि भाई हमने तो गवर्नमेंट के खाते में पहले 490 का जमा करवा दिया, हमें तो चीज़ें बेच के 306 रुपये मिले, तो ये बाकी किधर जाएगा? तो ये आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 306 इसमें से इनपुट निकाला तो 31 रुपये बन गए जो हमने गवर्नमेंट को देना है। फिर जो आपके माइंड में एक सवाल आ रहा था कि हमने तो अनरजिस्टर्ड पर्सन से 3% एक्स्ट्रा टैक्स भी लिया हुआ था, ठीक है, 3% एक्स्ट्रा टैक्स भी लिया हुआ था ना, तो ऐड करेंगे हम फर्दर टैक्स, ठीक है, जो ऑन सेल ऑफ सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन एट रेट ऑफ 3%। तो 800 की सेल की थी हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को, उसके ऊपर 3% हमने उससे एडिशनली एक्स्ट्रा टैक्स लिया हुआ था, ये कितना बन गया 24। तो ये भी गवर्नमेंट को जमा करवाना है। तो अब हमने जो पेबल है ना गवर्नमेंट को, वो हमारा बन गया 55 रुपये ही हमने गवर्नमेंट को पे करना है। क्लियर हो गई? तो ये हमने इस तरीके से वर्किंग की है। अगर ये मैं 3% यहाँ पे ऊपर इधर ही 18% के साथ ऐड कर लेता तो इसका 90% ज़्यादा निकल आता, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा मिल जाता। आपसे जो गवर्नमेंट चाह रही है वो चाह रही है कि भाई 18% के हिसाब से वर्किंग करो, आउटपुट माइनस इनपुट की। ये जो 3% एडिशनल लिया है ना, ये चुप करके दे दो, इसके अगेंस्ट कोई इनपुट आपने नहीं लेना, ये ऐसे ही नीचे ऐड करना और ये हमें दे देना। तो इस तरीके से हुआ है। अच्छा, उसके बाद अब बात आ जाती है कि भाई ज़ीरो रेटेड गुड्स भी तो हमने बेची हुई है ना, हमने एक्सपोर्ट भी तो की हुई है। तो हमने ये एक्सपोर्ट की हुई है 500 की, और अगर हम अपनी वर्किंग सॉरी अगर हम वर्किंग अपनी टू देखें तो ज़ीरो रेटेड गुड के ऊपर भी हमने 144 रुपये का इनपुट दिया। अब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर सेल टैक्स नहीं लगाया तो हमारा क्या कसूर है? हमने तो उसके ऊपर परचेज के ऊपर दिया हुआ है, हमने एक्सपोर्ट किया तो हमें आगे से टैक्स नहीं मिला, लेकिन हमने जो पे किया उसका क्या लेना देना? तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई जो आपको ज़ीरो रेटेड गुड्स है ना, ठीक है, उसके ऊपर रिफंड मिलेगा, रिफंड, ठीक है, रिफंड अगेंस्ट ज़ीरो रेटेड, वो कितना है, ये 144 रुपये आपको रिफंड मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि आपने 55 रुपये गवर्नमेंट को देने हैं और एक्सपोर्ट के अगेंस्ट 144 रुपये आपने गवर्नमेंट से लेने भी हैं, ठीक है, ये अलग अलग दिखाने हैं आपने। अच्छा, उसके बाद एक और यहाँ पे बात आ रही थी कि भाई हमारा तो इनपुट बन रहा था 490 का, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पे लेस करने की इजाज़त दी 275 की। तो इसका मतलब यह है कि ये जो कैरी फॉरवर्ड है इनपुट, ये भी अलग से हम दिखा सकते हैं कि ये नेक्स्ट मंथ में हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं जो हमारा एक्सेस हुआ है। 490 का इनपुट था लेकिन हमें मिला कितना, 275 का। अभी हमारे पास इनपुट बचा हुआ है कितने का, 215 का। तो हमने इस क्वेश्चन में तीन चीज़ें निकाली। गवर्नमेंट को कितना पे करने, 55, ज़ीरो रेटेड के ऊपर रिफंड कितना है, 144, और कैरी फॉरवर्ड कितना बन रहा है, 215 का। अब इस क्वेश्चन को ना दोबारा कीजिएगा, खुद से कीजिएगा, बार बार सुनिएगा, बार बार वर्किंग को देखिएगा और खुद से एक दफ़ा इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की आपने कोशिश करनी है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो आगे के लेक्चर जो हैं वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर भी स्टिल आपकी आसानी के लिए ना मैंने कुछ स्टेप वाइज जो है वो आपके लिए पॉइंट्स बना लिए हैं।
आप ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना, ये जो मैं स्टेप्स वगैरह बता रहा होता हूँ, मैंने जैसे एओपी के क्वेश्चंस में आपको कुछ स्टेप्स बना के दिए, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसी तरह ही स्टेप्स बनाओ, आप अपने लिहाज से भी बना सकते हो। ये कोई इनकम टैक्स या सेल टैक्स के एक्ट के अंदर नहीं लिखे हुए स्टेप्स, ये मैं खुद से आपके लिए बना रहा होता हूँ कि शायद आपको इस तरह ना याद रह जाए कि वर्किंग किस किस तरह करनी। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए, से कि हम कहते हैं कि हम जो है ना वो स्टेप वन करेंगे, इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो स्टेप वन में हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट कर दिया करेंगे वर्किंग वन से, वो होगी हमारी इनपुट टैक्स की वर्किंग, ये वाली। ठीक है? इस इनपुट टैक्स की वर्किंग को हम हमेशा किया करेंगे स्टार्ट में। इसमें हमने क्या करना है, परचेजेस निकालनी है, ठीक है, रजिस्टर पर्सन वाली। ठीक है, जो हमारे पास रजिस्टर पर्सन को हमने अगर उससे कोई परचेज़ की होगी तो हमारे पास अमाउंट आ रही होगी, उसके ऊपर हमने 18% पे किया होगा, वो यहाँ पे लिख लेंगे। और अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर हमने कुछ खरीदा है तो उसके ऊपर क्योंकि हमने सेल टैक्स पे नहीं किया होगा तो ज़ीरो वैल्यू आ रही होगी, तो टोटल हमारे पास यहाँ से इनपुट आ जाएगा, हमने इनपुट कितना पे किया हुआ। फिर हम स्टेप टू में एक और वर्किंग करेंगे जिसको हम कहते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट। अच्छा, ये जो है इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना टोटल इनपुट, ये जो हमने यहाँ से निकाला होगा, इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, टोटल में लिख दिया करेंगे। अच्छा, ये हमारा जो स्टेप वन में आया ना, इसको हमने टोटल में लिख दिया। फिर हमने सारी सेल, यानी कि यहाँ पे हमने इनपुट लिखना है, यहाँ पे सेल लिखना है, यहाँ पे सारी सेल लिख लेनी है, यानी कि टैक्सेबल, ज़ीरो रेटेड और एग्जाम्प्ट, इनको इस तरह करके टोटल कर लेना है। अब ये टोटल सेल है, इसमें से टैक्सेबल सेल कितने परसेंट बनती है, उस हिसाब के ऊपर आपने इसको अपोर्शन करना है, इस तरीके से तीनों के ऊपर। ये सेकंड हमारा स्टेप हो। इसमें जो टैक्सेबल गुड्स होंगी वो क्वेश्चन के फेस पे जानी है। ये देखिए, यहाँ पे ये जो 490 का था ना इनपुट, ये हमने क्वेश्चन के फेस पे इधर लेके आए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन के फेस पे जाती है, जो टैक्सेबल गुड्स के अगेंस्ट आपका इनपुट बनता है। जो जीरो रेटेड गुड्स के अगेंस्ट होता है, ये रिफंड के तौर पे आपके क्वेश्चन में जाता है, आंसर में जाता है, मेन के ऊपर। ठीक है, और जो एग्जाम्प्ट पे होता है ये डेड हो जाता है। ठीक है, जरा देखिएगा, यहाँ पे हमने कहा कि इनपुट हमने 86 का एग्जाम्प्ट के अगेंस्ट भी पे किया हुआ है, लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलना, ये डेड हो जाया करेगा। इस तरीके से करना है। फिर स्टेप थ्री के अंदर हमने अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है आउटपुट से। ठीक है, हमने अपना क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है आउटपुट से। सबसे पहले हमने आउटपुट लिखी, ठीक है, और इसके ऊपर हमने जो टैक्सेबल सप्लाईज हैं रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड वाली वो लिखनी है। और टोटल सेल्स जो है ना वो बहुत जो है ऑन बोथ रजिस्टर अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो भी हमने गुड्स या सर्विस दी हैं उसको लिख लेना है। उसके बाद हमने इसमें से लेस करना है इनपुट टैक्स, और ये मैक्सिमम आपने करना है लोअर ऑफ एक्चुअल या 90% ऑफ आउट। उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है अगर कोई एडिशनल टैक्स आ रहा हो अनरजिस्टर्ड पर्सन को। हमने क्या किया, आउटपुट लिया, इसमें से लेस कर दिया इनपुट, इनपुट क्या किया, लोअर ऑफ एक्चुअल या 90% ऑफ आउटपुट। उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ गई, इसमें हमने ऐड कर दिया 3% एडिशनल, तो हमारे पास गवर्नमेंट को जो पेएबल है वो आ गया। एक्सेस आउटपुट जितना होगा वो हमने गवर्नमेंट को पे करना है। जो जीरो रेटेड गुड्स के ऊपर आ रहा होगा ये वाला, ये हमने रिफंड के तौर पे दिखा देना है। और जो एक्सेस होगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्चुअल और 90% ले लिया, इन दोनों में से लोड ले लिया, तो इनका जो डिफरेंस है वो आपका कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा। तो ये मैंने कुछ स्टेप्स आप लोगों के लिए बनाए थे, इसको आप खुद से करोगे तो फिर बेहतर समझ आएगा। ये क्वेश्चन वैसे सोल्व भी किया हुआ है, इसको अगर आप नीट देखना है तो आप यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, कि हमने बेसिकली तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, ये तो क्वेश्चन का फेस है, आंसर का फेस है। यहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि पहला पेज आप छोड़ दो, वर्किंग स्टार्ट करो। तो इनपुट टैक्स की वर्किंग और अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट की हमारे पास वर्किंग आ गई। यहाँ से वर्किंग वन से हमें मिल गया इनपुट, इस इनपुट को हमने यहाँ टोटल पे लिखा, फिर यहाँ पे ये हमारे पास इनपुट आ गया, यहाँ पे हमारे पास सेल्स आ गई। सेल हमने देख ली टैक्सेबल की कितनी है, ज़ीरो, और एग्जाम्प्ट की कितनी है, इसकी बेसिस के ऊपर हमने इसको अपोर्शन कर लिया इन तीनों के अंदर। ये कहाँ जाएगा, ये हमारे आंसर के फेस पे जाएगा, और इसका कंपैरिजन होगा 90% ऑफ आउटपुट के साथ, जो लोड वैल्यू होगी वो उसमें से लेस होगी। ये कहाँ पे जाएगा, ये रिफंड के तौर पे जाएगा, क्वेश्चन के एंड पे हम दिखाएंगे। ये कहाँ पे जाएगा, ये डेड हो जाएगा, तो कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलना। तो हमारे पास एक और डेफिनेशन आ गई है,
हमने एक दरम्यान में एक क्वेश्चन भी कर लिया है। खैर हमारे पास एक और डेफिनेशन आ गया है जो कि है डेफिनेशन कंपनी की। कंपनी का मतलब क्या होता है? ठीक है, अ कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017। ठीक है, हमारा कंपनीज एक्ट जो है वो आपको पता है कि एक लॉ है, उसके अंदर जो कंपनी डिफाइन की गई है वो आपकी क्या कहलाएगी? वो भी आपकी कंपनी ही समझी जाएगी सेल टैक्स के एक्ट के अंदर भी। अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि फॉर्म हो या बनी हो पाकिस्तान के किसी लॉ के अंदर भी, ठीक है, कंपनी एक्ट से पहले वाले किसी लॉ के अंदर बन गई हो, ठीक है, तो उसको भी हम सेल टैक्स के हिसाब से कंपनी ही कहेंगे। अब मुदारबा, इसको भी हम कंपनी कहेंगे। अब वो बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अगर कोई पाकिस्तान से बाहर कोई लॉ है जो कि कंपनीज रजिस्टर करने के लिए है, अगर उसके तहत कोई कंपनी रजिस्टर हुई है तो वो भी सेल टैक्स के हिसाब से कंपनी ही समझी जाएगी। अ ट्रस्ट एन एंटिटी और बॉडी ऑफ पर्सन इस्टेब्लिश बाय अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। कोई भी ट्रस्ट, कोई भी एंटिटी और बॉडी ऑफ पर्सनस यानी एओपी वगैरह, ठीक है, बॉडी ऑफ पर्सनस, ठीक है, जो इस्टेब्लिश हुई है कोई भी लॉ के तहत। अब फॉरेन एसोसिएशन यानी फॉरेन एओपी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट विच बोर्ड हैड डिक्लेयर्ड टू बी अ कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो अगर 2001 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक अगर किसी ऐसी कंपनी को जो फॉरेन एसोसिएशन है यानी फॉरेन एओपी है जो इनकॉर्पोरेट हुई हो या ना हुई हो, लेकिन बोर्ड ने उसको डिक्लेयर कर दिया हो कि वो कंपनी है, तो उसको सेल टैक्स में भी कंपनी ही समझा जाएगा। अच्छा, फिर है हमारे पास वैल्यू ऑफ सप्लाई। अच्छा, ये टॉपिक जो है ना मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई मीन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ टैक्सेबल सप्लाई। कोई भी टैक्सेबल सप्लाई जो है उससे रेलेवेंट अगर बात की जाए कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, तो उसका मतलब है कंसिडरेशन इन मनी इंक्लूडिंग ऑल फेडरल प्रोविंशियल ड्यूटीज एंड टैक्सेस विच द सप्लायर रिसीव फ्रॉम दी, ठीक है, रेसिपिएंट बट एक्सक्लूडिंग दी अमाउंट ऑफ टैक्स यानी कि सेल टैक्स। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए ना हम एक ये वाली एग्जांपल करते हैं। अगर आपको याद हो ना तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में इसी तरह की एक एग्जांपल कर चुके हैं जब रिटेल प्राइस को हमने समझा था। वो वॉल्स वाला हमने केस किया था, यहाँ पे वॉल्स की आइसक्रीम भी बनाई हुई थी मैंने। अब हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं। अब ज़रा समझिएगा, जो थर्ड कैजुअल आइटम्स है ना, उनके लिए होती है रिटेल प्राइस। ठीक है, उस रिटेल प्राइस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी और उसकी भी ऐसे ही हमने सारी चीज़ें समझी। ठीक है, जो थर्ड स्केड्यूल के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रिटेल प्राइस की जगह पे वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो से कि हम कहते हैं ओरिएंट की कंपनी ने आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की है रिगार्डिंग एन एयर कंडीशनर। ठीक है, ये वाला एयर कंडीशनर है, ये थर्ड स्केड्यूल का आइटम नहीं है। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। उन्होंने आपको बताया कि भाई रॉ मटेरियल हमने 100 का लिया, कस्टम ड्यूटी जो है वो 20 रुपये की पे की, एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये की, लेबर लगाए 30 रुपये के, तो उनको टोटल कॉस्ट एसी बनाने पे कितनी लगी? 160 रुपये। इन्होंने अपना प्रॉफिट इसमें ऐड किया 40 का। अब यहाँ पे उस केस में, वॉल्स के केस में हमने कहा था रिटेल प्राइस। अब हम कह रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई इसकी बन गई 200। ठीक है, इसके ऊपर वो लगाएगा 18% सेल टैक्स यानी 36, और ये कस्टमर को कितने की बिकेगी? 236 की। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है? 200, और कंज्यूमर प्राइस जो है वो 236 है, जो कि डिफाइन नहीं हुआ हुआ कंपनी एक्ट में। ये वाला वर्ड कंज्यूमर प्राइस हम इसको कहते हैं क्योंकि इस प्राइस के ऊपर कंज्यूमर को बिक रहा होता है, तो ये कंज्यूमर प्राइस है एक किस्म। अब जरा इस डेफिनेशन को दोबारा देखें। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है? मीन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ टैक्सेबल सप्लाई। कोई भी टैक्सेबल सप्लाई जो है, टैक्सेबल सप्लाई की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अच्छा, उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो वैल्यू का मतलब है कि कोई भी कंसिडरेशन जो पैसे में नापी जा सके उसके अंदर शामिल कर दे फेडरल और प्रोविंशियल ड्यूटीज एंड टैक्सेस। सारे फेडरल प्रोविंशियल ड्यूटीज और टैक्सेस अदर देन सेल टैक्स। तो जो आप किसी खरीदार से रिसीव करोगे वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगी। ठीक है, तो ये उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगी। चलें, आज हमने क्योंकि एक न्यूमेरिकल भी किया है,
और ये न्यूमेरिकल आपने दोबारा से ख़ुद भी करना है, तो इसको मज़ीद जो है वो हम डिस्कस नहीं करते, नेक्स्ट लेक्चर के लिए इसको छोड़ते हैं। एक दफ़ा आपने एक क्वेश्चन ज़रूर करना है खुद से, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये क्वेश्चन एक दफ़ा खुद करें। जहाँ पे समझ ना आए बेशक वीडियो को रिवाइज़ करके जो है ना वो रिवर्स करके, क्या उसको कहते हैं, रिवाइंड करके, सॉरी, रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो एक दफ़ा ये आपने क्वेश्चन लाजमी करना है खुद से। और बाकी डेफिनेशन हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता याद करना शुरू कर दो आप। डेफिनेशन जैसे जैसे याद करते जाओगे वो क्लियर होती जाएंगी। तो ये आपने लाजमी काम करना है कि ये वाला क्वेश्चन आपने खुद से सोल्व करना है। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।